हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं समाज शिक्षा और पठचर्या बोध के सारे एमसीक्यूज यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तरों की। तो इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम जानेंगे कौन से इंपॉर्टेंट है और कौन से सारे उनके उत्तर भी देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कि चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर रखें, उसके बाद ही वीडियो देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, धर्म विहीन शिक्षा अंततः निरर्थक सिद्ध होती है। यह शब्द कथन जो है किसका है? तो ये शब्द कथन है महात्मा गांधी का। यदि धर्म को शिक्षा से अलग कर दिया गया तो राक्षसी राज्य हो जाएगा। यह कथन किसका है? तो भाई यह कथन जो है डॉक्टर राधाकृष्णन जी का है, हमारे उपराष्ट्रपति जो रहे भारत के प्रथम। तीसरा, भारतीय समाज तथा इस देश को देश की जनता द्वारा अपना संविधान स्वीकार किया गया। किस दिन स्वीकार किया? तो ये क्या है भाई? 26 जनवरी 1950 को। सभी जानते हैं हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक, अगला देखिए, इस समय देश में कुल कितनी जातियां हैं? इस समय देश में कुल कितनी जातियां हैं? तो 2800 जातियां हैं। शिक्षण संस्थाओं का प्रतिदिन कार्य प्रारंभ होना चाहिए। कैसे होना चाहिए भाई? प्रार्थना से। भारतीय समाज के विकास की धारा को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो ये बांटा जा सकता है कुल 4 भागों में। उसके बाद देखिए, प्राचीन भारतीय समाज को कितने कालों में विभाजित किया जा सकता है? तो ये 7वें का उत्तर होगा द, यानी कि हमारा 7। 71 यहाँ पर देख सकते हैं, 71। फिर भारतीय समाज की आधारशिला है। भारतीय समाज की आधारशिला है, क्या होगा इसका उत्तर सही? धर्म। धर्म ही हमारी आधारशिला है। भारतीय सामाजिक संरचना में जीवन का अंतिम चरण माना जाता है किसे? भाई संन्यास आश्रम को, है ना। संन्यास में ही तो अंतिम में लेते हैं संन्यास। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय समाज का संगठनात्मक आधार नहीं है? भाई इसमें से कौन सा नहीं है? भोजन की भिन्नता नहीं है। ठीक, बालक के सामाजिकरण की सबसे महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है? परिवार या विद्यालय? ये ध्यान रखिएगा आप 11वीं का। ठीक है, विद्यालय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? विद्यालय। अगला, भारतीय समाज जो है, भारतीय समाज में प्रधान है, क्या प्रधान है भाई? भारतीय समाज में जो प्रधान है यानी प्रमुख है, क्या सबसे प्रमुख है? तो यहाँ पर सबसे प्रमुख है धर्म। धर्म सबसे पहले आता है। किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत किया है? अस्पृश्यता मतलब भाई अनटचेबिलिटी, है ना। किस में अंत किया गया है? तो भाई अनुच्छेद 38 में अंत किया गया है, दिया नहीं गया है, अंत किया गया है। इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, अंत किया गया है अनुच्छेद 38 में, ध्यान रखिएगा। ठीक, 14 नंबर का देखिए, जाति एक बंद वर्ग है, यह किस विद्वान का कथन है? जाति जो एक बंद वर्ग है यह डॉक्टर मजूमदार एवं मदान का कथन है। ठीक, अगला देखते हैं। चलिए बढ़ते हैं रिक्त स्थानों की तरफ। हम बात करेंगे जो रिक्त स्थान है महत्वपूर्ण, उनकी बात करते हैं। देखिए यहाँ पर आप। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। पहला, शिक्षक शिक्षक का एक क्या है भाई? ध्रुव है। ध्रुव यानी कि बेस भाई, है ना। ध्रुव, ध्रुव है। एडम्स ने शिक्षा को कैसी प्रक्रिया बताया है? भाई द्विमुखी प्रक्रिया। द्विमुखी यानी 2 तरफ से चलती है, द्विमुखी प्रक्रिया बतलाया है। कौन सी प्रक्रिया? द्विमुखी प्रक्रिया। जॉन डीवी ने शिक्षा को कौन सी प्रक्रिया बताया भाई? त्रिमुखी प्रक्रिया बताया। जॉन डीवी ने त्रिमुखी प्रक्रिया कहा है। उनके हिसाब से भाई त्रिमुखी है, जॉन डीवी के हिसाब से। ठीक है, लेकिन एडम्स के हिसाब से द्विमुखी। तीसरा देखिए, विद्यालय को किंडरगार्टन की संज्ञा दी है। किसने भाई? फ्राबेल ने। फ्राबेल ने विद्यालय को किंडरगार्टन की संज्ञा दी है। ठीक, फ्राबेल। किसके अनुसार सच्ची शिक्षा वही है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित होती है एवं इसकी अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति है? तो ये रूसो के अनुसार है। किसके अनुसार भाई? रूसो जी, हमारे रूसो। अगला, शिक्षा और किसका? भाई समाज का अटूट संबंध है। शिक्षा और समाज का, समाज में रहकर ही शिक्षा ली जाती है, तो शिक्षा और समाज का अटूट संबंध है। अगला देखिए, गांधी जी के शिक्षा दर्शन में क्या नजर आता है भाई? हमें प्रकृतिवाद और आदर्शवाद। गांधी जी के इसमें हमें प्रकृतिवाद और आदर्शवाद नजर आता है। गांधी जी के शिक्षा दर्शन में प्रकृतिवाद और आदर्शवाद नजर आता है। अगला, टैगोर के शिक्षा दर्शन में स्वतंत्रता, रचनात्मकता, आत्माभिव्यक्ति तथा और क्या होगा भाई? यहाँ पर प्रकृति एवं मनुष्य नजर आते हैं। प्रकृति एवं मनुष्य के रचनात्मक चीजें नजर आती हैं। ठीक, प्रकृति एवं मनुष्य। 9वें का देखिए, के द्वारा ही शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, विद्यालय संगठन अनुसार का निर्धारण किया जाता है। किसके द्वारा भाई? दर्शन के द्वारा। जी हाँ, दर्शन के द्वारा ही शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, विद्यालय संगठन तथा अनुशासन आदि का निर्धारण किया जाता है। अगला देखिए 10वां, शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसकी? पाठ्यक्रम की। जी हाँ, पाठ्यक्रम से ही शिक्षा के उद्देश्यों की महत्वपूर्ण पूर्ति जो है हो सकती है। आ जाइए सीधे यहाँ पर हम देखते हैं। अब यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर जिनके देने हैं उन प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला, श्री अरविंद ने किस प्रकार की शिक्षा पर बल दिया? श्री अरविंद ने जो है वो किस प्रकार की शिक्षा पर बल दिया? तो उन्होंने भाई बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया है। किस पर? बाल केंद्रित शिक्षा पर, आपको ध्यान रखना है, बाल केंद्रित शिक्षा। दूसरा, डॉक्टर मारिया मोंटेसरी की शिक्षा से संबंधित एक पुस्तक का नाम लिखिए। ए डिस्कवरी ऑफ चाइल्ड। जी हाँ, उन्होंने एक पुस्तक ये लिखी है, डिस्कवरी ऑफ चाइल्ड। गिजू भाई का पूरा नाम लिखिए। गिजू भाई का पूरा नाम गिरजा शंकर भगवान जी बघेला। जी हाँ, गिरजा शंकर भगवान जी बघेला, ये गिजू भाई का पूरा नाम है। अगला,
गांधी जी ने किस प्रकार की शिक्षा पर जोर दिया? उन्होंने बुनियादी शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया है। ठीक है, गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया है। स्वावलंबन बुनियादी शिक्षा की तेजाबी जांच है, यह कथन किसका है भाई? तो यह कथन है हमारे महात्मा गांधी जी का। अगला, टैगोर शिक्षा का प्रमुख दो उद्देश्य लिखिए। पहला भाई शारीरिक विकास का उद्देश्य, नैतिक और आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य। ये टैगोर जी के हिसाब से, टैगोर जी के हिसाब से शिक्षा के दो उद्देश्य, एक शारीरिक विकास का उद्देश्य और दूसरा नैतिक और आध्यात्मिक विकास। अगला, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर ने। शिक्षा प्रक्रिया के मुख्य अंग कौन से हैं भाई? 3 अंग हैं, एक शिक्षक, दूसरा शिक्षार्थी, तीसरा पाठ्यक्रम। जी हाँ, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, ये 3 मुख्य अंग है किस चीज़ के भाई? हमारी शिक्षा के। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अगले ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर की बात करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए अगले इकाई के। पहला भाई, शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या होता है? विद्यालयी शिक्षा, सिर्फ स्कूल की एजुकेशन, स्कूल की शिक्षा को हम संकुचित अर्थ कह सकते हैं ना। आधा अधूरा अर्थ जो है शिक्षा का यही है कि विद्यालय में जो शिक्षा मिलती है वही शिक्षा है। ठीक, अगला, शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है, यह भाई कथन किसका है? यह है शिक्षक और विद्यार्थी के बीच। जी हाँ, शिक्षा जो होती है द्विमुखी है, यानी दो लोगों के बीच होती है। तो कौन दो लोग भाई? शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य। निम्नलिखित में से शिक्षा क्या नहीं है? इन 4 जो आपको नजर आ रहे हैं इसमें से शिक्षा क्या नहीं है? तो इसमें से शिक्षा भाई पूंजी निवेश नहीं है ना, कि बाद में इनकम मिलेगा, ऐसा नहीं है बस। ठीक, अगला, शिक्षा और समाज का संबंध कैसा भाई? घनिष्ठ है ना। चौथे का क्या बनेगा यहाँ पर भाई? द घनिष्ठ। जी हाँ, घनिष्ठ संबंध है। आधुनिक भारतीय समाज में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता है? हमारे समाज में कौन सी विशेषता है? तो क्या आश्रम व्यवस्था को महत्व देना? नहीं। धार्मिक कार्यक्रम महत्व देना? नहीं। योग्यता के आधार पर समाज में मान्यता देना? सभी पर में आस्था। किसमें? योग्यता के आधार पर समाज में मान्यता देना, यह हमारे समाज का एक विशेषता है। अगला, भारतीय समाज में शिक्षा के प्रमुख कार्य हैं। भारतीय समाज में शिक्षा के क्या प्रमुख कार्य हैं? तो यहाँ सबसे प्रमुख कार्य भाई समाज की बदलती परिस्थितियों का समाधान करना। जी हाँ। अगला, सामाजिक परिवर्तन सामाजिक विकास है, यह परिभाषा किसने दी है? सामाजिक परिवर्तन सामाजिक विकास है, यह परिभाषा हर्बर्ट स्पेंसर ने दी है। अगला, विकासशील देशों के पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है? विकासशील देशों के पिछड़ेपन का मुख्य कारण जो है वो है शिक्षा की कमी, शिक्षा की वजह से पीछे रह जाते हैं। शिक्षा के आदान प्रदान की प्रक्रिया बताइए भाई। शिक्षक के आदान प्रदान की जो प्रक्रिया है वो कैसी होती है भाई? समाज में ही होती है, कहीं और थोड़ी करेंगे हम, किसी जंगल में जाकर थोड़ी पढ़ाई करेंगे, हमें तो यहीं पढ़ना है समाज में रह के। तो शिक्षा के आदान प्रदान की प्रक्रिया समाज में होती है। अगला, भारत में सामाजिक परिवर्तन में सबसे अधिक योगदान किसका रहा है? तो भाई सबसे ज़्यादा अधिक योगदान रहा है पाश्चात्य यानी वेस्टर्न सोसाइटी, वेस्टर्न एजुकेशन का, पाश्चात्य शिक्षा का। सामाजिक संबंधों का जाल ही समाज है, यह कथन किसका है भाई? यह कथन है हमारे, सीधे सीधे किसकी बात बोलेंगे आप भाई? 11वें नंबर का यानी कि मैकाइवर पेज का। जी हाँ, मैकाइवर पेज का कथन है कि सामाजिक संबंधों का जाल ही समाज है। ठीक, ये हो गया। अब बढ़ते हैं रिक्त स्थान की तरफ। यहाँ पर देख लीजिए भाई, रिक्त स्थान यहाँ पर दिए हैं आपके सामने, देखिए उन्हें। पहला, सामाजिक संबंधों का जाल ही समाज है, यह कथन किसका है? मैकाइवर पेज का, अभी तो पढ़ा हमने। जी हाँ। शिक्षा वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियां बाहर प्रकट होती हैं, यह कथन किसका है? फ्राबेल का, है ना। फ्राबेल कहते हैं कि बचपन में जो बच्चों के अंदर टैलेंट होता है ना, वही बाहर आती है शिक्षा की वजह से। शिक्षा एक अनवरत चलने वाली क्या है भाई? प्रक्रिया है, हमेशा चलती रहती है, अनवरत प्रक्रिया। ठीक, भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो भाई 6, टोटल 6। भारत के संविधान में सभी नागरिकों को अपने अपने धर्म का पालन करने तथा उसका प्रचार करने का पूरा क्या है भाई? अधिकार है ना। अपना पूरा क्या है? अधिकार है। शिक्षा का स्तर लोकाचार की प्रतिबिंब करता है, सामाजिक सांस्कृतिक। ठीक, ब्रिटिश काल में शिक्षा में किसका प्रवेश हुआ भाई? मिशनरियों का प्रवेश हुआ। किसका प्रवेश हुआ? मिशनरियों का। बालक की प्रथम पाठशाला क्या है? परिवार है, बच्चा सबसे पहले वहीं से सीखता है। 1791 ईस्वी में ब्रिटिश रेजिडेंट डंकन ने एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना की भाई। कहाँ? बनारस में। जी हाँ, बनारस में एक स्थापना की, वही आगे चल के BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अब बढ़ते हैं एक वाक्यों की तरफ। वो देख लीजिए यहाँ पर भाई, एक वाक्य में जो प्रश्न उत्तर दिए हैं। पहला, मूल्य की एक परिभाषा दीजिए। प्रोफेसर अर्बन के अनुसार मूल्य की परिभाषा देख लीजिए। मूल्य वह है जो मान इच्छा की तृप्ति करे, जो व्यक्ति तथा उसकी जाति के संरक्षण में सहायक हो, वही क्या है? मूल्य है। अगला देख लीजिए आप भाई, अगला आपके सामने है, समाज सेवा द्वारा ही आत्मबोध संभव है, यह किसका कथन है? एडम्स का कथन है। एडम्स ने कहा कि समाज सेवा द्वारा ही आत्मबोध संभव है। अगला देखिए आप, तीसरा प्रश्न, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को दिए जाने वाले कई 2 मौलिक अधिकार बतलाइए। हमारे 2 मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट मिलते हैं, उनको बताना है, कोई 2। पहला, समता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। जी हाँ, समता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार।
अगला, किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत किया गया? तो ये अनुच्छेद 38 है भाई, 17 नहीं, किसमें 38, ध्यान रखिए अनुच्छेद 38 है, गलत दिया यहाँ पर, अनुच्छेद 38 में अंत किया गया है। ठीक। अगला, यदि धर्म को शिक्षा से अलग कर दिया जाए तो राक्षसी राज्य हो जाएगा, ये कथन किसका भाई? हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का। शिक्षा क्या है? शिक्षा समाज के एक पीढ़ी द्वारा अपने से निचली पीढ़ी को अपने ज्ञान का हस्तांतरण करने का प्रयास है, ये ध्यान रखिए, शिक्षा का अर्थ है। ठीक, तो ये हो गया हमारा। अब हम बढ़ते हैं अगले इकाइयों की तरफ। जी, हमारे जो दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं उनकी बात हम करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहला देखिए भाई यहाँ पर कि राष्ट्रीयता वह है जो राष्ट्र के प्रति अपनत्व की भावना पर आधारित होती है। यह कथन किसका है? ये कथन है हमारे डॉक्टर हुमायूं कबीर का। भारतीय धर्मशास्त्र में कितने प्रकार के ऋणों का उल्लेख किया गया है? भाई इसमें 5 प्रकार के ऋणों का, कर्ज का उल्लेख किया गया है। सामान्य सामाजिक व्यवस्था सामाजिक संबंधों की सभ्यता तथा किसी क्षेत्र अथवा युग की संस्कृति को संकेत करती हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन है हमारे फ्रेडरिक लम्ले का। जी हाँ, फ्रेडरिक लम्ले। भारतीय समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? भारतीय समाज की सबसे छोटी इकाई है गांव। ठीक, नगर महानगर इनमें से कोई नहीं, ऐसा सबसे छोटा तो गांव ही होता है, फिर गांव के बाद नगर, फिर महानगर। पुरुषार्थ का अंतिम तथा चरम लक्ष्य क्या है? पुरुषार्थ का अंतिम और चरम लक्ष्य है मोक्ष प्राप्ति करना। जी हाँ, मोक्ष मिल जाए। ठीक। अगला, स्तरीकरण उच्चतर एवं निम्नतर सामाजिक इकाइयों में समाज का क्षैतिज विभाजित है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है हमारे रेमंड मूरे का। किसका है? रेमंड मूरे का। प्राचीन भारतीय संस्कृति आधारित थी, किसके ऊपर आधारित थी भाई? हमारा कर्म पर। जो काम करेंगे उसी प्रकार से जाति बन जाएगी, संस्कृति हो जाएगी। भारत की सामाजिक संरचना की विशेषता यह है कि, क्या विशेषता भाई? यह किसी एक विचारधारा के आधार पर नहीं है, कई सारी मिलकर बनी हुई हैं। भागीदारी के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है किस अनुच्छेद में? जी हाँ, भागीदारी के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है हमारे अनुच्छेद 43 के अनुसार, है ना, अनुच्छेद 43 क के अनुसार, अनुच्छेद 43 के अनुसार। ठीक, अनुच्छेद 43 के अनुसार भागीदारी के सिद्धांत को माना गया है, स्वीकार किया गया है। अगला देख लीजिए आप भाई, अगला यहाँ पर है आपके सामने, समाज व्यक्ति के सार्थक कल्पना है। यह कथन किसका है? समाज जो व्यक्ति की सार्थक कल्पना है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है भाई रेमांड का। किसका कथन है? रेमांड का। शिक्षा एक सशक्त साधन है, किस चीज का? शिक्षा एक सशक्त साधन है आधुनिकीकरण का। किसका? आधुनिकीकरण का। ठीक, अब बढ़ते हैं रिक्त स्थानों की तरफ। तो यहाँ पर भाई देख लीजिए, रिक्त स्थान आपके सामने मौजूद है। रिक्त स्थान की बात करते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नेतृत्व में किसकी गठन हुई थी भाई? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की गठन की गई थी, उसकी नियुक्ति की गई थी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नेतृत्व में। दूसरा, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को किस कमीशन के नाम से जाना जाता है? भाई राधाकृष्ण कमीशन के नाम से जाना जाता है। ये दोनों का यही ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, राधाकृष्ण। मुदालियर कमीशन को किस आयोग के नाम से जानते हैं? माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। मुदालियर कमीशन को माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। कोठारी आयोग को भी कहा जाता है क्या भाई? शिक्षा की गीता। कोठारी आयोग को शिक्षा की गीता बोलते हैं इसको, कोठारी आयोग को। अगला, एक त्यागी और अध्यापक में कोई अंतर नहीं है, उसे मन और हृदय से पवित्र होना चाहिए, सहानुभूति के बिना तो पढ़ा भी नहीं जा सकता। यह कथन किसका है? यह कथन है भाई हमारे स्वामी विवेकानंद जी का। भारतीय दर्शकों की दृष्टि से ज्ञान के 2 प्रकार हैं, एक पराविद्या और दूसरा अपरा। जी हाँ, परा और अपरा, ये ध्यान रखने आपको 2। अगला, ज्ञान के कितने स्रोत होते हैं भाई? 4 स्रोत होते हैं, ज्ञान के 4 स्रोत होते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कितने भागों में विभक्त किया गया है भाई? 12 भागों में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कितने भागों में बांटा गया? 12। पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया में क्या क्या शामिल होता है भाई? यहाँ शामिल होता है शिक्षक, है ना, टीचर चाहिए, शिक्षक। फिर चाहिए संचालक, उसको चलाने वाला, है ना, संचालक। और फिर चाहिए होता है विद्यार्थी, जिसको पढ़ाना है भाई, जिसको सिखाना है, वही तो चाहिए, है ना, विद्यार्थी। ये ध्यान रखेंगे आप, ये 3 चाहिए। ठीक, शिक्षक, संचालक और विद्यार्थी। अगला, एक अच्छा पाठ्यक्रम कैसा होता है भाई? संलग्नशील होता है, वृद्धिशील होता है और विकासशील होता है। एक अच्छा पाठ्यक्रम संलग्नशील, वृद्धिशील तथा विकासशील होता है। एक अच्छे क्या कह सकते हैं, पाठ्यक्रम की विशेषता है यह। ठीक, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अगले प्रश्न यहाँ पर आप देखेंगे हमारे सीधे सीधे एक वाक्य में उत्तर वाले, देख लीजिए इनको भी आप यहाँ पर। भाई अपरा विद्या के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? अपरा विद्या के अंतर्गत समस्त वेदों का अध्ययन नहीं था, यानी सारे वेदों का अध्ययन करते हैं, समस्त वेदों का। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ? तो ये भाई इसका गठन हुआ है 4 नवंबर को। कब हुआ इसका गठन? 4 नवंबर। जी हाँ, याद रखेंगे, इसका गठन हुआ है 4 नवंबर को। अगला देखिए, मुदालियर कमीशन की अध्यक्षता किसने की भाई? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर ने। डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर ने मुदालियर कमीशन की अध्यक्षता की, उन्हीं के नाम पे इसको मुदालियर कमीशन कहते थे। कोठारी आयोग की अध्यक्षता किसने की थी भाई? कोठारी आयोग की अध्यक्षता डॉक्टर DS कोठारी ने की थी, डॉक्टर DS कोठारी ने की थी। धार्मिक अथवा परोपकारी कार्य हेतु खर्च की जाने वाली संपत्ति पर कोई कर नहीं लगाया जाएगा।
संविधान के किस अनुच्छेद में नहीं थे? ये अनुच्छेद 27 में। धार्मिक अथवा परोपकारी कार्य पर होने वाली खर्च के ऊपर कोई भी कर नहीं लगेगा, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप धार्मिक कार्य करते हो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, यानी अनुच्छेद 27 में लिखा है। अगला, वैदिक शिक्षा का कोई एक प्रमुख उद्देश्य बताइए। वैदिक शिक्षा, वेदों की शिक्षा क्यों देते हैं? तो चरित्र निर्माण करने के लिए, अच्छा इंसान बनाने के लिए। ठीक, ये चरित्र निर्माण करने के लिए। अगला देखिए भाई, अगला जो है अंतिम इकाई आप यहाँ पर देख पाएंगे। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है तथा समाज के विभिन्न समूहों का सदस्य बनता है और जिसके द्वारा उसे समाज के मूल्यों तथा मानकों को स्वीकार करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। यह कथन किसका है? तो भाई यह कथन हमारे सबसे पहले किसका है भाई? यानी कि बोगार्ट्स का है। किसका कथन है? बोगार्ट्स का। दूसरा, बालक के सामाजिकरण में प्रमुख भूमिका किसकी होती है? बालक के सामाजिकरण में प्रमुख भूमिका होती है विद्यालय की। तीसरा, परिवर्तन नियम है। परिवर्तन नियम है किस चीज का? प्रकृति का। चौथा देख लीजिए भाई, समाज द्वारा व्यवस्था बनाए रखने हेतु तथा नियम लागू करने हेतु तथा उन्हें अपनाए जाने हेतु दबाव का जो प्रतिमान उपयोग में लाया जाता है वो सामाजिक नियंत्रण है। परिभाषा किसने दी है? परिभाषा दी है भाई ऑगबर्न तथा निमकॉफ की। ऑगबर्न तथा निमकॉफ की। सामाजिक नियंत्रण से आशय उन शक्तियों से है जिनका प्रयोग कर समाज व्यक्ति को अपने अनुरूप बनाता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है भाई किसका? रॉस का। अगला, सामाजिक परिवर्तन का अधिक संबंध गुणात्मक परिवर्तन से है और गुणात्मक तथ्यों की माप न हो सकने के कारण इनकी जटिलता भी अधिक बढ़ जाती है। यह परिभाषा किसने दी है? यह परिभाषा दी है हमारे मैकाइवर जी ने। ठीक, अगला देखिए, शिक्षक अपने संतुलित व्यक्तित्व द्वारा प्रभावित करता है किसको? भाई शिक्षक पूरे समाज को प्रभावित करता है, समाज को। ठीक, देखिए अगला आगे, आधुनिकीकरण किस भाषा के मॉडर्नाइजेशन का हिंदी रूप है? भाई अंग्रेजी भाषा के, सबको मालूम है। संस्कृति किन तत्वों का संग्रह है? संस्कृति जो है वह किन तत्वों का संग्रह है? तो वो है मानव द्वारा निर्मित भौतिक एवं अभौतिक तत्वों का। जी हाँ, निर्मित भौतिक एवं अभौतिक, यहाँ भौतिक छूट गया है, यहाँ भौतिक लिखना था। ठीक है, भौतिक एवं अभौतिक तत्वों का मिश्रण है। ठीक, अगला देखिए, रिक्त स्थान पर आ जाते हैं सीधा सीधा। तो पहला देखिए यहाँ पर भाई, पाठ्यचर्या छात्रों के लिए निर्धारित निर्देशन सामग्री है। यह कथन किसका है? एलिजाबेथ मेस्सी का। दूसरा, और शिक्षक में तो निकट का संबंध है किसमें? भाई पाठ्यचर्या और शिक्षक में। जी हाँ। अगला, किसका अर्थ किसी वस्तु के संबंध में जानकारी है? ज्ञान का अर्थ है। जी हाँ, ज्ञान का अर्थ होता है किसी वस्तु के संबंध में जानकारी। ठीक है। अगला, जॉन लॉक किस ज्ञान के प्रवर्तक थे? आगमनात्मक ज्ञान के। जी हाँ, आगमनात्मक ज्ञान के प्रवर्तक जॉन लॉक थे। भारतीय दार्शनिकों की दृष्टि से ज्ञान के दो प्रकार कौन कौन से हैं? पराविद्या, अपराविद्या। अभी हमने पढ़ा इसके पहले, है ना। ज्ञान के 4 स्रोत होते हैं। कितने स्रोत होते हैं भाई? 4, टोटल 4 स्रोत। पाठ्यचर्या ज्ञान आधारित तथा बाल आधारित होनी चाहिए। ज्ञान आधारित तथा बाल आधारित होने चाहिए। जी हाँ, पाठ्यचर्या जो होनी चाहिए वो ज्ञान आधारित और बाल आधारित होना चाहिए, इसको ध्यान में रखिए। ठीक। अगला, के अंतर्गत अनेक प्राणियों और परियोजनाएं सम्मिलित की जाती है। किसके अंतर्गत? शिक्षण विधि के अंतर्गत बहुत सारे प्राणियों को शामिल किया जाता है। पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया में भाई क्या क्या तीनों चीजें शामिल होती हैं? तो भाई इसमें शिक्षक, संचालक, विद्यार्थी। जी हाँ, इसमें शिक्षक, अभी हमने इसके पहले पढ़ा था, शिक्षक, फिर संचालक, फिर भाई विद्यार्थी, है ना, तीनों शामिल होते हैं। अगला, एक अच्छा पाठ्यक्रम जो है संलग्नशील, वृद्धिशील तथा विकासशील होता है। संलग्नशील, वृद्धिशील, विकासशील होता है, ये आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। ठीक है, संलग्नशील, वृद्धिशील, विकासशील होता है। अब देखिए यहाँ पर एक वाक्य में सृजनात्मक बालक की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। पहला मौलिक, हमारा देख लीजिए भाई, मौलिकता, स्वतंत्र निर्णय शक्ति, उत्सुकता। मुनरो के अनुसार पाठ्यचर्या क्या है? मुनरो के अनुसार पाठ्यचर्या में से कि सभी अनुभव सम्मिलित होते हैं जिनको स्कूल द्वारा शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने के प्रयोग में लाया जाता है। ज्ञान के स्रोत बताइए भाई। ज्ञान के भाई स्रोत जो है, पहला भाई यहाँ पर देख लीजिए, इंद्रिय अनुभव, साक्ष्य, तर्क बुद्धि तथा तर्क बुद्धिवाद, अंत प्रज्ञा तथा अंत प्रज्ञावाद। तो ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हो गए आपके समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या बोध के सभी इकाइयों के। जी हाँ, ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो हैं आपके एमसीक्यूज आप कर लीजिए, इनमें से आपको बहुत सारे वस्तुनिष्ठ मिल जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।